अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मैं जल्दी से वीडियो बना रहा हूँ ताकि रिवीजन है, फिर मैं सेशनल 1 और 2 करूँगा और फाइनल्स पढ़ूँगा, फिर तैयारी कंप्लीट ऑलमोस्ट। अच्छा, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं हम, इसको छोड़ो, ये वाला पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी होती है गिवन बी ए की प्रॉप फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो क्या इसका जुगाड़ है, सिंपली इसको उल्टा करते हैं, ठीक है। ये एक लाइन सीधी लगाते हैं, उल्टा करते हैं इसको, ये बी लाइन ए आ गया, ठीक है। और ये पी ऑफ ए इधर आ जाता है, पी ऑफ बी इधर आ जाता है। सिंपल सारी बात है ये ना, ऐसे यानी पी ऑफ ए ऊपर आएगा, पी ऑफ बी नीचे आएगा, और इसको उल्टा करके इधर लिख देते हैं। ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है किस चीज़ की, तो गिवन डेड होता है। बाकी चीज़ें इतनी पढ़ने वाली नहीं है इसमें कोई। दूसरी चीज़ थी, बर्नौली बताया था जैसे मैंने कि सक्सेस पे काम करता है, इसका ये ट्रू आता है या फॉल्स आता है, 1 आता है या 0 आता है, येस आता है या नो आता है, हेड आता है या टेल आता है। तो इसका पैरामीटर एक होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया, पी ऑफ एच हो गया। अगर फेलियर निकालना हो तो आपने 1 माइनस पी सक्सेस करते हैं, पता चल जाता है। अच्छा, इसके बाद एक आता है बर्नौली बाइनोमियल। बाइनोमियल कब लगता है, जब आपके पास प्रोबेबिलिटी हो और आपके पास इवेंट हो और नंबर ऑफ़ अकरेंसेस आपने फाइंड करनी हो, तब बाइनोमियल लगता होता है, ठीक है। वेरिएंस का ये फार्मूला है, ये वाला, ये n-1 भी फार्मूला होता है। वैसे मैं कहूँगा n की जगह बेशक 2 लगा लो, मोस्टली हम 2 यूज़ करते होते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन आने नहीं लगा। ये चीज़ थी। और इसके अलावा लिमिट थ्योरम था। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है कि ये यही कहता है कि जब हम लार्ज वैल्यूज़ को एक जगह इकट्ठा करते हैं तो उससे एक बेल शेप बन जाती है, ग्राफ के अंदर नॉर्मल शेप, गशियन शेप, बेल शेप बन जाती है। ये थी प्रोबेबिलिटी। जो देखो, एक होती है फ्रिक्वेंसी बेस होती है, ऑब्जेक्टिव एक होती है बेशन। बेशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जिसमें हमारे जो सब्जेक्टिव होते हैं, इसमें बिलीफ्स होते हैं हमारे, ठीक है। आपका पोस्टीरियर किस पे बेस करता है, लाइक्लीहुड इनटू प्रायर बिलीफ पे। प्रायर बिलीफ जो पहले आपका अकीदा था, और लाइक्लीहुड कि अब जो डाटा आया है वो क्या आया है, ठीक है, वो लाइक्लीहुड होगा। ये चीज़ हो गई। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे एक बंदा था साद, वो डॉक्टर के पास आया और उसने ये कहा कि डॉक्टर ने ये कह दिया कि भाई साद को कोविड है, विदाउट डाटा उसने कह दिया। तो उसने क्या किया, बेसिकली वो अपने प्रायर बिलीफ को यूज़ करके कह रहा है। उसको प्रायर बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने उसकी बेसिस पर ही कह दिया। तो ये जो है ये पोस्टीरियर बिलीफ को उसने बना दिया। बर्नौली अगेन ट्रायल्स होते हैं इसमें। बर्नौली में एक चीज़ थी, बाइनोमियल में पी 2 पैरामीटर लेता है और नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितने हुए। प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितने आए। अच्छा, इसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं सारी, ये 1 बाय 1 पढ़ते हैं हम, क्या होती हैं। स्टूडेंट टी काशी क्या सारा कुछ होता है, ये हम पढ़ लेते हैं अभी। ये क्या चीज़ है भाई। अच्छा छोड़ो उसको, आगे चलते हैं जल्दी से, 5-10 मिनट में मुकाते हैं इसको। अच्छा ग्राफ्स होते हैं आपके पास, ठीक है। अल्फ़ा इस तरफ होता है, बीटा इस तरफ होता है। अल्फ़ा इधर है, बीटा इधर है, ठीक है। ये मिड के अंदर यानी इक्वालिटी आ गई। इसके ग्राफ्स डिटेल में पढ़ेंगे हम। अच्छा, बीटा के साथ यहाँ पे बर्नौली लगता होता है, क्यों? क्योंकि ये कॉन्जुगेट हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट प्रायर्स हैं, एक दूसरे की वैल्यू को ख़राब नहीं करते। बीटा गिव्स, ये क्या लिखा हुआ है, 0.5 के ऊपर एक्सट्रीम गेट एक्सट्रीम वैल्यूज़। ये मैं आपको ग्राफ शो करवाऊँगा इसको। 0.5 जब अल्फ़ा बीटा 0.5 होगा, अभी करवाता हूँ। अच्छा, ये प्लॉट्स हैं, अगर 1-1 होगा तो एक यूनिफॉर्म सीधी लाइन बन जाती है, ये भी मैं शो करवाता हूँ आपको। वेरिएंस क्या होती है, वेरिएंस इज़ बेसिकली स्प्रेड। वेरिएंस आपका स्प्रेड होता है, ठीक है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, वो सिग्मा होता है, सिग्मा। और सिग्मा की भी चीज़ आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इट्स सेक्शंस काशी हैज़ थिक टेल। काशी होता है, इसके थिक टेल्स होते हैं, टेल्स भी आगे आ रही हैं। अच्छा जी, ये देख लो, अल्फ़ा 1 है, बीटा 1 है, एक सीधी लाइन बन गई, ठीक हो गया। 0.5 है, 0.5 है, तो ये इस तरह से ऐसे करके बन गई चीज़। अब अगर अच्छा जी देखो, ये 1 था, ऐसे था, ये एक प्याला सा, एक बाउल सा बन गया, ठीक है। और 0.5 पर ये था। अब ये जो 1 से नीचे क्या जाता है, 1 से नीचे 0.9 जाता है ना, ये देखो। तो 0.9 से वो आहिस्ता आहिस्ता वो बाउल बनने लग गया था, आहिस्ता आहिस्ता बाउल। 0.5 पे भी बाउल था। अब ये दोनों 0.1 होता है, इस तरह करके एक स्क्वायर बाउल बन गया, ग्लास था, बाउल था, डिब्बा सा बन गया, ठीक है। यानी कि 1 से जब नीचे जा रहा है तो वो डिब्बा बनने लग गया, और जब 1 पे आया सीधा हो गया, दोनों 1 हैं। अब जब 1 से इक्वली दोनों ऊपर जाएंगे तो इस तरह की बेल शेप रहेगी, बेल शेप बनती जाएगी। अच्छा, अब एक और बात मैं करने लगा हूँ, ये देखना ज़रा, ये ठीक था ना। बीटा 1 है, बीटा किस तरफ था, इस तरफ था। बीटा नहीं, अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा किस तरफ था आपका,
अल्फ़ा इधर था, अल्फ़ा 1 है और बीटा ज़्यादा है, अल्फ़ा इधर है, बीटा उधर ऊपर गया हुआ है, बीटा ऊपर की तरफ खींचा हुआ है, ऐसे हो गया। अब ये वाला ग्राफ समझना ज़रा, सॉरी इसको ज़रा हम कट करते हैं। अच्छा अब ये वाला समझना ज़रा, अल्फ़ा क्या है 5 है, अल्फ़ा को ऊपर खींचो, अल्फ़ा 5 है, पॉइंट उधर लगाओ, बीटा 1 है, बीटा इस तरफ था, बीटा इधर था ना, अल्फ़ा इधर होता है, बीटा इधर होता है, बीटा इधर 1 लगाओ, ये ऐसे लाइन बन गई, ठीक है। अब 2 और 5, अल्फ़ा 2 है, अल्फ़ा 2 है, ये अल्फ़ा था, हाँ अल्फ़ा 2 है, बीटा 5 है, यानी बीटा ज़्यादा है, अल्फ़ा कम है। अल्फ़ा किस तरफ था, राइट साइड पे, अल्फ़ा राइट पे था, तो राइट पे कम है, लेफ़्ट, ये लेफ़्ट की तरफ बनेगी, ये गलत बना हुआ है, ये सही बना हुआ है, ये लेफ़्ट की साइड पे होगा। अब अल्फ़ा ज़्यादा है, अल्फ़ा किधर था, राइट पे, दायां हाथ, आपका दायां हाथ से अच्छे काम करते हैं, ये अल्फ़ा है, बायां हाथ आपका बीटा है, तो दायां हाथ जो है अल्फ़ा उस तरफ ज़्यादा है, बीटा पे कम है, तो ये बेल शेप राइट साइड पे बनेगी, ठीक है। लास्ट टाइम थोड़ी मिस्टेक्स हुई थी, खैर लेकिन पेपर में फ़र्क नहीं था पड़ा। नॉर्मल जो होता है आपका, आपके पास एक सिग्मा होता है जिसको स्प्रेड कहते हैं, एक म्यू होता है सेंटर। आपके जो ग्राफ में ये लाइन जिधर जाके हिट कर रही होती है ना, इसकी सेंटर वाली, ये सेंटर पे जो वैल्यू होगी वो इधर आके खड़ा होगा उस वैल्यू पे, ठीक है। ये जो है स्प्रेड, ये ज़्यादा होगा तो स्प्रेड ज़्यादा होगा, कम होगा तो स्प्रेड कम होगा, जब स्प्रेड कम होगा थोड़ा ऊपर होता जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट टी क्या करता है, स्टूडेंट टी की वैल्यू ये वी शेप आती है, ये वही सेंटर है, ये वही स्प्रेड है, ये वी जैसे बढ़ता है वो उसको पकड़ कर ऊपर खींचता जाता है। एक और बात मैं बता दूँ, स्टूडेंट टी इज़ हैवी टेल्ड। हैवी टेल का मतलब क्या होता है बताता हूँ, फिर यहाँ वापस आते हैं। किधर चला गया भाई, तो गायब ही हो गया कहीं। अच्छा ये देखो, ये जो ऊपर वाला है ना, ये जो छोटा सा ये दायरा सा बना हुआ है, ये दायरा, ये लो लिखा हुआ है जिसके साथ, ये जो है ये लो टेल्ड है, ये है लो टेल्ड, ठीक है, ये लो टेल्ड है। अब इसको हमने, ये तो दरमियान वाला है ना, ये दरमियान वाला है, ये स्टूडेंट टी है, इसको पकड़ कर हमने इसको खींचा ऊपर की जानिब। हमने जब खींचा तो क्या हुआ, ये हैवी टेल हो गया, इसकी टेल्स बहुत हैवी हैं। इसका मतलब क्या हुआ वैसे, इसमें आउटलायर एग्जिस्ट करते थे ऊपर करके, आउटलायर्स जिनको हमने कवर करना था, उसको खींचना पड़ा हमें ऊपर, कुछ आउटलायर्स थे, कुछ दूर दूर वैल्यूज़ जिनको हमें कवर करने के लिए इसको ऊपर खींचना पड़ा। तो यानी कि मोर आउटलायर्स हैं और प्रोबेबिलिटी मीन से दूर है, प्रोबेबिलिटी अवे फ्रॉम मीन। अच्छी बात ये होती है कि लेस आउटलायर्स हों, ये ऐसे करके आ गया है, यानी कि मीन के करीब प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इतनी सारी बात है समझने की। स्टूडेंट टी हैवी टेल्ड है, और जो गशियन होता है, जो बेल आइकन होती है ना आपकी, बेल आइकन लो टेल्ड होती है, बेल आइकन लो टेल्ड होती है, जो बेल आइकन होती है गशियन होता है, जो नॉर्मल होता है लो टेल्ड होता है, स्टूडेंट टी हैवी टेल्ड होता है। ये बात हो गई। आगे करते हैं हाफ कैशी जो है, ये तो आपको पता है सिर्फ। अच्छा काशी क्या होता है, काशी में क्या होता है बेसिकली, इसमें ना अल्फ़ा और बीटा आ जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझना, यहाँ का जो म्यू था ना, म्यू को इसका अल्फ़ा बना लो, यानी इसका अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी ना वो सेंटर पे फिक्स कर, वो नीचे वाली एक्स पे, वो लाइन पे, एक्स वाली लाइन पे वो चीज़ ढूंढ लो, उधर रख दो सेंटर उस ग्राफ का। और बीटा जो स्केल है, मूव्स मोर डाउनवर्ड, यानी जैसे ये बीटा बढ़ेगा वो उतना नीचे आएगा, ठीक है। ये टी का उल्ट कह लो। हाफ कट ये सिंपली हाफ कटी हुई लाइन होती है, हाफ कट होता है, ये पकड़ के ग्राफ इधर लग जाता है। जितने भी हाफ्स होते हैं, नॉर्मल हाफ नॉर्मल हो जाए कोई भी हो जाए, यूनिफॉर्म में लोअर बाउंड और अपर बाउंड होता है। ये लोअर बाउंड अपर बाउंड का चक्कर क्या है मैं ये आपको बता देता हूँ, मैं आपको स्लाइड से बताता हूँ। अच्छा मैं आपको ये बताने लगा कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड का चक्कर क्या है। बेसिकली इस बात को ज़रा ध्यान से समझना। ये देखो आपने क्या करना है, आपने बीच में ना 1 बाय 1 का एरिया कवर करना है, यानी कि ये देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 1 है, ये एरिया कवर किए करना है आपने हर एक में। और आपने लोअर और अपर से ये डिसाइड करना है, ये वाली वैल्यूज़ डिसाइड करनी है, ठीक है। अब देखो लोअर क्या था पहले, ब्लू का 0, अपर क्या है 1, द लोअर इज़ 0, द अपर इज़ 1, लोअर इज़ 0, अपर इज़ 1। 0 से यहाँ से लेके 1 तक करना है, ठीक है, 0 से लेके 1 तक आपने करना है, ठीक है। अब क्या होगा, आपने एरिया कवर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन लगाई, ये ऐसे खींच लिया, ठीक है। यहाँ से एक लाइन लगानी है ऊपर और ये ऐसे कर लेना है, ऐसे। अब आपको मैंने एक और बात बतानी थी कि आपने ना जो लाइन लगानी है ना, ये वाली, ये कुछ इस तरह से लगानी है आपने, लाइक डैट के, मतलब यहाँ से ऐसे आके ये इतनी लाइन लगानी थी बस,
ठीक है। अब मैं अगली चीज़ आपको बताता हूँ। अब देखना, ये है 0 और ये है 2, यानी 0 से लेके 2 तक होगा, यहाँ 0 यहाँ 2। अब मैंने आपको बताया था एरिया जो है ना आपने वो 1 × 1 का कवर करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये आ गया। तो ये जो पहले वाले में आपने पहला ये वाला ये था, दूसरे वाला ये है, तो पहले में आपने इतना एरिया कवर कर लिया था, 1 × 1 कर लिया था। इसमें 1 × 1 करना है, तो ये लाइन यहाँ से आके ऐसे हो जाएगी, यहाँ से आके ऐसे और ऐसे हो जाएगी इतनी। ये एक तो ये वाली लाइन भी उतनी कवर कर देंगे और वो वाली भी। इसमें इतना ये 2 बॉक्स, यानी कि इसका जो है ना बेसिकली देखा जाए ना तो ये वही चीज़ है, इतनी 1 × 1 इतना कवर हो गया। अब तीसरी में उसने कहा 1 से लेके 3 तक कवर करना है, यानी कि 1 किधर है, 1 इधर है, 3 किधर है, 3 इधर है, ठीक है। तो 1 से लेके 3 तक इधर करना है कवर, लेकिन अगेन एरिया उतना ही कवर करना है। तो क्या करेंगे हम इधर से आएंगे, नीचे से इधर से आए हम, यहाँ से ऊपर गए, यहाँ से इधर गए, यहाँ से इधर गए, ठीक है। तो ये वो एरिया कवर हो गया सिंपली ऐसे, ये इतना एरिया 1 का कवर हो गया। तो ये 3 था, ये 2 था और ये 1 था। आई होप समझ आया होगा। 0 से 1 तक है, इतना एरिया कवर किया, वी कवर्ड दिस एरिया। इन द नेक्स्ट यहाँ से इधर से लेकर इधर तक है, तो हमने ये 2 ब्लॉक्स, ये 1 का एरिया कवर किया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक है तीसरे में, तो ये एरिया कवर कर लिया। दिस इज़ यूनिफॉर्म। अच्छा, इसके अलावा छोटी सी एक बात मैं और जो बताता चलूँ आपको, देखो पोस्टीरियर है, लाइक्लीहुड है और प्रायर है, ठीक है। अब आपके पास आपका प्रायर बिलीफ ही देखो, लाइक्लीहुड क्या है, डाटा, जो डाटा आ रहा है, प्रायर आपका पहला जो बिलीफ था। अब देखना इसकी इंटरप्रिटेशन बताने लगूँ। डाटा जो आ रहा है आपके पास कम है, स्मॉल है, लार्ज है, स्मॉल है, लार्ज है। अब स्मॉल के साथ हमने वीक स्ट्रॉन्ग चेक करना है और वीक और स्ट्रॉन्ग प्रायर चेक करें, लार्ज के साथ वीक और स्ट्रॉन्ग। तो हमने क्या किया, वीक स्ट्रॉन्ग, ये देखो स्मॉल लार्ज, वीक स्ट्रॉन्ग लिख लिया। अब आप डॉक्टर हो, आपके पास कोई पर्सन आया कि मुझे डायजीज़ है या नहीं है, ठीक है। आपका पहला बिलीफ ये था कि जो बंदा जिसका रंग सफ़ेद होता है उसको यरकान नहीं होता है, ठीक है। वीक था ना आपका बिलीफ, और आपको डाटा भी कम मिला, ये भी वीक था, बिलीफ भी वीक था, डाटा भी वीक मिला। तो क्या होगा कि आपका पोस्टीरियर वाइड होगा और आपका रिज़ल्ट वेरी करेगा। पोस्टीरियर वाइड होगा, रिज़ल्ट वेरी करेगा, ये था इंटरप्रिटेशन। दूसरी बात आती है कि लाइक्लीहुड, आपका डाटा आपको ठीक ठाक मिला है, यहाँ से लार्ज लाइक्लीहुड मिल गया आपको कि उसको डायजीज़ है, डाटा कह रहा है कि उसको है, लेकिन प्रायर बिलीफ आपका वीक था। अब क्या होगा, आपका लाइक्लीहुड डोमिनेट कर जाएगा और पोस्टीरियर आपका लाइक्लीहुड वाली बात को फॉलो करेगा, ठीक है। अब डाटा कम है, प्रायर बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था आपका। अब क्या होगा, आपका प्रायर बिलीफ ही आपका पोस्टीरियर बन जाएगा, ये डोमिनेट कर जाएगा। यानी जब दोनों कमज़ोर थे तो ये भी कमज़ोर था, जब ये ताकतवर था सिर्फ तो ये डोमिनेट कर गया, जब ये ताकतवर था सिर्फ तो ये डोमिनेट कर गया। अब असल चीज़ आती है, जब दोनों ताकतवर हैं, जब ये भी लार्ज है ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो अब क्या करेंगे, अब हम दुनिया को देखेंगे, रियल टाइम दुनिया को, मुस्तकबिल को देखेंगे कि अब जो लाइक्लीहुड आ रहा है, अब जो डाटा आ रहा है, हम उसको फॉलो करेंगे, उसकी बात मानी जाएगी। ये चीज़ हो गई। पैरामीटर क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, लिखो डाटा 2 मिनट्स। अच्छा, पैरामीटर क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, समराइज़ करती है स्पेशल केसेस को। अच्छा, हाइपर पैरामीटर का कंसेप्ट में रहता है, मैं बोलना चाहूँ तो ये एक समराइज़ करती है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल और पॉपुलेशन को, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मीन्स और म्यू और स्टैंडर्ड वेरिएशन पैरामीटर्स होते हैं। इन्फ्रेंस क्या होती है, इन्फ्रेंस ये होती है कि ये कोई आपको ऑब्जर्व डाटा मिला है, कोई डाटा आपको मिला है, उस डाटा से आप पैरामीटर निकालो, आपको डाटा मिला, उस डाटा से आप पैरामीटर्स निकालो, इसको इन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है। प्रेडिक्शन क्या होती है, फ्यूचर डाटा प्रेडिक्ट करो, पोस्टीरियर को यूज़ करो। अब प्रेडिक्शन इक्वल्स टू, ये एक इंटीग्रल का साइन, लाइक्लीहुड इनटू पोस्टीरियर। ये फार्मूला बस याद कर लो, मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया, और ये फार्मूला भी मैंने याद नहीं किया, किसी काम का नहीं। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल होती है, बेल शेप होती है। अगेन प्रेडिक्शन इक्वल टू इंटीग्रल लाइक्लीहुड इनटू पोस्टीरियर, वही थोड़ा इक्वल को क्रॉस करके इनको लड़वा दिया आपस में, बस वही चीज़ प्रेडिक्शन बन गई है आपकी।
सेंट्रल लिमिट थ्योरम मैंने आपको बता दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन ये होती है, वेरिएंस क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर होती है। वेरिएंस और कैसे निकालते हैं, वेरिएंस निकालने का तरीका ये होता है, आपको पहले भी बताया था। ये देखो x है, एक्स आई माइनस एक्स मीन, ठीक है, इसका सम। ये ठहरो जरा, मैं यहाँ पे आपको वेरिएंस दिखाता हूँ। मैंने वेरिएंस का भी फार्मूला लिखा था। वेरिएंस, भाई साहिब आ जाओ, किधर गए हो वेरिएंस। मैंने वेरिएंस का एक फार्मूला निकाला है, अगर तो मुझे अभी मिल गया तो। हाँ ये देखो, निकाल कर ना, ये चीज़ निकाल कर इसका स्केयर लेते हैं। बेसिकली करते क्या है, मैं आपको अब असल बात बताता हूँ। एक्स की वैल्यूज़ लिखी होती हैं, हम उसका मीन निकाल लेते हैं ऐसे करके, उन सब को सेपरेटली माइनस करते हैं, फिर उस सारी वैल्यू का यानी सेंटर्ड, ये जो इतनी इक्वेशन को उसका सेंटर्ड, एक्स सेंटर्ड, एक्स लिखते हैं सारे, मीन्स लिखते हैं, उनको माइनस डिफरेंस के लो, डिफरेंसेस लिख लेते हैं, फिर उन सब का स्क्वायर करते हैं, फिर उस सारे स्क्वायर को प्लस करते हैं, तो वेरिएंस आ जाती है। दिस इज़ योर वेरिएंस। बाकी चीज़ें हम कवर करते हैं अभी, ठीक है जी, आपकी वेरिएंस आ जाती है। अच्छा, उसके अलावा ये कोई क्वेश्चन की एग्जांपल दी हुई है, किसी ने काम किए, छोड़ो बना। अच्छा, सिंगल पैरामीटर इन्फ्रेंस, मल्टी पैरामीटर इन्फ्रेंस कैसे आती है? फार्मूला देखो वही a ओवर b वाला ही है। ये थीटा ओवर d है, तो ये उल्ट हो जाएगा, और ये थीटा भी ऊपर d इधर आ जाएगा। अच्छा, ये थे सिंगल पैरामीटर कि आपके पास एक डिस्क्रीट आपके पास जो है ना डेटा हो। अब कॉन्टीन्यूस वाला कर लेते हैं। कॉन्टीन्यूस फॉर्म क्या होगी? कॉन्टीन्यूस फॉर्म में ये करना पड़ेगा, ये भी सिंगल वाली बात कर रहा हूँ मैं। जब अगर इसमें ही सिंगल पैरामीटर में ही कॉन्टीन्यूस फॉर्म आ जाए डाटा की, सेंसर से डाटा लेते जा रहे हो कॉन्टीन्यूसली, तो क्या करना पड़ेगा, क्या होगा इसमें, ये काम होगा, डाटा कॉन्टीन्यूस है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो आपने सिंपली क्या करना है, इस सारी चीज़ को पकड़ना है, ये नीचे से मिटा देना है, ठीक है, इसको पकड़ना है, इसको नीचे रखना है, यहाँ इंटेग्रल साइन लगा देना है। दोबारा रिपीट करता हूँ, कॉन्टीन्यूस फॉर्म आ जाएगी तो इसको पकड़ के नीचे रखना है, इधर इंटेग्रल साइन लगाना है, इधर डी ऑफ थीटा लगा देना है, जो आपको पता है इंटेग्रल में चीज़ें कुछ ऐसे लगाते होते हैं। अब बात करते हैं मल्टी पैरामीटर क्या होगा। मल्टी पैरामीटर क्या होगा, थीटा 1 था ना, थीटा 2, थीटा के तक चला जाएगा, ये थीटा ही ज़्यादा होंगे। जब थीटा ज़्यादा होगा, थीटे कह रहा हूँ, थीटा होता है, सॉरी, थीटे जब ज़्यादा होंगे तो ये थीटा ये रिवर्स होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी वो थीटे ज़्यादा होंगे और ये डी हो गया। ये इतनी बात तो समझ आएगी। अब इसकी जो कॉन्टीन्यूस फॉर्म होगी ना, वो सिंगल वाले की तरह की ही होगी, क्योंकि आपको पता है ना इंटेग्रल साइज का एरिया कवर कर लेता है, इसलिए। इसके अलावा मार्जिनलाइजेशन ये होता है कि आप सिर्फ एक पैरामीटर के बारे में वरी करो। ये मैंने रटा लगाया हुआ है कि यही चीज़ पकड़ के आगे रखो, बस इंटेग्रल साइन लगा दो, और ये दो हैं लेकिन आप एक की परवाह करो बस। ये थीटा 1 है ना, यहाँ थीटा 1 थीटा 2 और यहाँ थीटा 2 हो जाए, यानी 1 1 2 2 ऐसे करके। मार्जिनलाइजेशन आने नहीं लगी, अगर आ गई तो ये नेट से पता चली थी मुझे। इसके अलावा जो बात करें ना हम, यहाँ पे जो मटीरियल इतना कवर नहीं हुआ भाई, रोप। अच्छा, रोप क्या होती है? रोप क्या चीज़ होती है आपको पता है? HPD क्या होता है? हाईएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट पोस्टीरियर डेंसिटी। वो जैसे ग्राफ बनता है ना, उसके अंदर एक एरिया होता है 94% एरिया, यानी कि 3% से लेके 97% के दरमियान जो एरिया आता है ना, ये आता है 94%। ये वो एरिया होता है जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा आपकी जो है ना डाटा लाई कर रहा होता है। तो वो आपके इंटरवल्स होते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। ये अभी सेशन में इंशाल्लाह हम तैयार करेंगे। तो वो इंटरवल जो होता है ना, इंटरवल क्या होता है इसका? वैसे ये HPD तो वो एरिया डेंसिटी, वो एरिया होता है, हाईएस्ट पोस्टीरियर डेंसिटी वो होती है। इंटरवल क्या होता है कि ये लो HPD और हाई HPD, लो HPD 3%, हाई HPD ये इसका इंटरवल को कहते हैं। ये दोनों इंटरवल को प्लस करो तो वही बन जाता है। खैर, अच्छा, EFFN क्या होता है? इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ सैम्पल्स। आपने 1 करोड़ सैंपल लिए थे, बीच में से 90 लाख सैंपल्स ने इफ़ेक्ट सही किया, काम आ गए, तो वो इफ़ेक्टिव सैंपल था। R हैट क्या है? कन्वर्जेंस, यानी कि आपका जो पोस्टीरियर जो डिज़ाइन हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, वो कितना कन्वर्ज है, कितनी कन्वर्जेंस है। 1 होनी चाहिए, डेट इज़ फाइन। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो मसला होगा। 1 है तो डेट इज़ फाइन, 1.05 है एक्सेप्टेबल है, 1.01 है वेरी गुड है,
अगर ये 1.1 हो गई या 1.2 हो गई तो बहुत बुरी बात है। 1.1 बैड है, 1.2 बहुत बुरी बात है। HDI अगर तो रॉब के अंदर है तो कोई इफ़ेक्ट नहीं है इसका। रॉब बताया था वो एरिया होता है जहाँ पे इक्वलेंस होती है, मींस प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल है, यहाँ कोई इफ़ेक्ट नहीं, नेग्लिजिबल है, अनसर्टेनिटी है ना यहाँ पे ये प्रैक्टिकली ये डाटा सारा इक्वल ही होता है, इधर आ जाए इधर आ जाए इधर आ जाए, वो एक एरिया तक यहाँ पे जो डाटा आएगा वो इक्वल होगा। तो अगर HDI आपका जो है ना, ये जो चीज़ परसेंटेज बन रही है ये रॉब के उससे बाहर बने तो रियल इफ़ेक्ट एग्जिस्ट करता है, इसका कोई इफ़ेक्ट है, कोई एग्जिस्ट करता है। अगर रॉब के अंदर आए तो फिर कोई रियल इफ़ेक्ट नहीं है, और HDI ओवरलैप कोई नॉट श्योर। सैलरी की एग्जांपल थी, ये क्या है वैसे मैंने रिवाइज़ नहीं की। इफ़ेक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन सैलरी, सैलरी में 5 रुपये बढ़े हैं, 0 नहीं है यूजलेस, सो वो डिफाइन रॉब, हमने रॉब डिफ़ाइन की -100 से लेके 100 प्लस तक डिफ़ाइन की। एनी वैल्यू इनसाइड प्रैक्टिकली नो इफ़ेक्ट। अच्छा हमने रॉब डिफ़ाइन कर ली, देखो रॉब डिफ़ाइन की, रसीद डिफ़ाइन की एक, इसके अंदर कोई भी वैल्यू आएगी तो प्रैक्टिकली कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। अगर 5 रुपये सैलरी बढ़ी इसका कोई फ़ायदा है तो नहीं है ना, ये चीज़ हो गई। इसके अलावा मैंने हैवी टेल लो टेल आपको करा दिया है। KD प्लॉट क्या होता है, कर्नल डेंसिटी प्लॉट होता है, ये वैसे मैंने अपनी तरफ से निकाला था। स्मूथ हिस्टोग्राम का प्लॉट होता है जो एस्टिमेशन देता है। केमिकल शिफ्ट का एक डाटा था, केमिकल शिफ्ट कोई स्पिन चेंज नहीं होता बल्कि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटेक्शन चेंज आ जाता है, बिकॉज उसकी सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन जो शील्ड करते हैं वो थोड़ा वो प्रोटेक्शन चेंज हो जाती है उनकी थोड़ी सी ना। अच्छा अब ग्रुप क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है। देखो जो ग्रुप होता है ना वो हम पहले लेबल करते हैं, क्लस्टर जो होता है वो तो मॉडलिंग के दौरान बन रहा होता है, ठीक है। ग्रुप के अंदर हमें कैटेगरीज नोन होती हैं, हमें कंपैरिजन करना होता है। क्लस्टरिंग के अंदर हमें स्ट्रक्चर पता होता है, हमें डिस्कवरी करें तो क्लस्टर किधर किधर बन रहे हैं हमें नहीं पता होता पहले। अच्छा इसके अलावा जो कोरिलेशन मैंने आपको पहली वीडियोस में करवाया, कोरिलेशन वो पियर्सन P वो हम करेंगे अभी, और एक कोहन D भी आ रहा है, बस वो भी करते हैं। अच्छा अब आ गया कोहन D। अगर आपने 2 ग्रुप्स को, 2 आपने ग्रुप बनाए, उन दोनों को आपने कंपेयर करना है तो उसके लिए एक कोफिशिएंट है इफ़ेक्ट साइज़ मेजर, उसको कहते हैं कोहन D। ये ऐसे करके एक चीज़ बनती है कोहन D की, कोई मैं इसका नाम भूल गया हूँ, रो है शायद इसको कहते थे। तो कोहन D कैसे आता है, सेकंड का म्यू माइनस फर्स्ट का म्यू, सेकंड का म्यू माइनस फर्स्ट का म्यू, ठीक है। ये मीन है, मीन वैल्यू जो होती है ना वो ये माइनस होती है आपस में। अंडर रूट में क्या करते हो, पोल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको कहते हैं पोल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले की स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर प्लस दूसरे की स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर ओवर 2, इसका अंडर रूट लेते हो। ये फार्मूला याद करना है, 2 मीन माइनस 1 मीन, ये आपका कोहन D आ जाता है। मैं एक और बात बता दूँ, कंफ्यूज ना हो जाना, जो वेरिएंस होती है ना आपकी वो ये होती है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के स्केयर के इक्वल होती है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अभी कोवेरिएंस और वो चीज़ें मैं करवाता हूँ आपको। कोहन D μ2 माइनस μ1, और ये अंडर रूट ऐसे करके μ1 स्केयर प्लस μ2 स्केयर ओवर 2 ये आ जाता है, ठीक है। अब जो कोहन D की वैल्यू है ना, इसकी रेंज तो माइनस से प्लस इन्फिनिटी होती है, प्रैक्टिकली -3 से +3 होती है। अगर तो ये 0 से बड़ा है और 0.2 से छोटा या इक्वल है तो इफ़ेक्ट स्मॉल है, जो इफ़ेक्ट है वो स्मॉल है, ठीक है। 0.2 से 0.5 मीडियम है और 0.5 से बड़ा तो लार्ज है। लेकिन एक मिनट, अब हम क्या कहेंगे कि अच्छा इसका मैंने टेबल आपको भेजा हुआ है, अभी इसमें ना हम सिक्योरिटी वाला भी देखेंगे, फिर देखेंगे कि हम ना प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि कौन सा ग्रुप जो है उसकी चीज़ों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आती है किसी वैल्यू की। तो अभी हम ये चीज़ कराता हूँ, फिर वो आपको समझ आएगी, वो पिक्चर भी देखनी पड़ेगी, उधर से बता देता हूँ। अब देखना, अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी ऐसे है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ये रटा लगाने वाली चीज़ें पेपर में आई हुई थी, इस तरह की चीज़ें लिखनी पड़ जाती होती हैं। देखो अल्फ़ा है, देखो अल्फ़ा है, बीटा है, अल्फ़ा लिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगी, नॉर्मल में आपको पता है म्यू और सिग्मा होता है, बीटा में नॉर्मल लगा म्यू और सिग्मा होता है। अब देखो ये क्या है, ये नॉइस है आपकी, हाफ कॉशी लगा, सिग्मा इसमें सिर्फ हमने दिया स्प्रेड उसका, ठीक है। अब देखना म्यू इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस एक्स बीटा, वो अल्फ़ा बीटा यूज़ हो गया, ठीक है। वो जो अल्फ़ा आया वो जो बीटा आया वो यहाँ पर इस्तेमाल हो गया,
म्यू आपके पास आ गया, लेकिन ई तो इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये म्यू और ई पकड़ के हमने इधर रखा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगा दी, तो ये वाई से ये आ गया। ठीक है, ये चीज़ बन गई इतनी। पेपर में मोस्टली ये चीज़ें पहले ही उन्होंने हिंट में कहीं बता दी होती हैं। ये चीज़ हो गई। अब इसकी कोडिंग कैसे होगी? अल्फ़ा पी एम डॉट नॉर्मल, अल्फ़ा दिया, म्यू और सिग्मा दे दिया। ठीक है, बीटा पी एम डॉट नॉर्मल, बीटा म्यू सिग्मा 1 दे दिया। ये सिग्मा सिग्मा ये हम पढ़ेंगे, ये ट्रिक्स जो है ना पास्ट पेपर लाजमी रिवाइज़ करना है। पास्ट पेपर ना करे तो बंदा ख़राब काम होता है फिर। एरर पी एम डॉट हाफ काशी, ई और 5 आ गया। ठीक है, अब करते हैं म्यू, पी एम डॉट हाफ काशी। अब म्यू था, फार्मूला था, डिटर्मिनिस्टिक लगाया, उसमें हमने अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स लिखा। डिटर्मिनिस्टिक तब लगाते जब कोई फार्मूला शार्मूला लिख रहे हो। वाई प्रेडिक्टिव था, नॉर्मल लगाना था, पी एम डॉट नॉर्मल, अंदर हमने म्यू रख दिया, और वो म्यू की जगह म्यू, और सिग्मा की जगह इस दफ़ा सिग्मा की जगह हमने ई रखा, ई रख दिया। ऑब्जर्व्ड इक्वल टू वाई लिख दिया। ये वैसे ऑब्जर्व्ड इक्वल टू वाई वही चीज़ बस फ्री में खाते में लिख देते हैं, ये चीज़ थी। अच्छा, एक फार्मूला था पॉलिनोमियल का, वाई अल्फ़ा बीटा एरर, प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? पी। वाई लिखो, इधर सिर्फ एक लाइन लगाओ, इधर सिर्फ एक लाइन लगाओ, और इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ बाहर भी लिख लो। देखो लाइन लगाई और इनकी प्रोबेबिलिटीज़ बाहर भी लिख ली। कोरिलेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। मेजर होता है क्वांटिफाई करने के लिए कि दो कितने रिलेटेड है, पॉजिटिव नेगेटिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, पहले चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तो वीडियो पहले वाली देख लेना। अच्छा, कोरिलेशन का फार्मूला कर लेते हैं। रेंजेस की थी -1 से 1 तक, और इसका फार्मूला क्या है? कोवेरियंस एक्स वाई, आर है ना, दो के दरमियान है ना, तो जिन दो के दरमियान है उनकी कोवेरियंस ऊपर आई और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों की नीचे आ गई। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसी चीज़ को हम ज़रा पकड़ते हैं। अच्छा, इस चीज़ को पकड़ने से पहले ज़रा हम एक काम कर लेते हैं। रोबस्ट वाले मॉडल जहाँ आउटलायर रहते हैं उसकी कोडिंग कैसे होती है? सारी यही वाली होती है, लीनियर रिग्रेशन वाली होती है। इसमें सिर्फ एक ये एन यू इंट्रोड्यूस कर, एन यू इक्वल टू पी एम एक्सपोनेंशियल एन यू 1, ये इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। और इससे क्या होता है, ये स्टूडेंट टी में भी इंट्रोड्यूस होता है, रोबस्ट में भी इंट्रोड्यूस होता है, और फिर फाइनल फार्मूले में ना पी एम नॉर्मल में एन यू कहीं आ जाता होता है। बस इतनी सारी बात है। ये जो कोवेरियंस की मैं आपको बात बताने लगा था ना, कोवेरियंस यहाँ पे, अच्छा ये जो आर था ना, ये आर इज़ बेसिकली पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये डिग्री बताता है कि लीनियर डिपेंडेंस बताता है कि उनमें डिपेंडेंसी कितनी है, स्ट्रेंथ, ये सिर्फ स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बताता है। ठीक है, कोफिशिएंट इसकी रेंज तो वैसे, अच्छा रेंज इसकी -1 से +1 आती है इसकी रेंज। अब बात करते हैं कोवेरियंस की। इसका फार्मूला है कि कोवेरियंस निकालो और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालो। अब मैं आपको फार्मूला बताने लगा हूँ। वेरिएंस का तो मैंने आपको बताया था, देखो फार्मूला ये याद रखो इसका, कोवेरियंस ओवर दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको बताया था कि वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट वेरिएंस। ठीक है, तो आपने इस फार्मूले से ये निकाला। अब इस फार्मूले को हम सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व कैसे होगा? वेरिएंस का मैंने आपको बताया हुआ, वेरिएंस कैसे आती है। एक्स की सारी वैल्यूज़ लिखी जाएं, उसका मीन निकाला जाए, एक तरफ लिख लिया जाए, उनके डिफरेंसेस लिए जाएं, उन सब के स्क्वायर लिए जाएं, उन सब के स्क्वायर्स जो लिए जाएंगे उन सब को सम किया जाए तो वेरिएंस आ जाती है। इसकी वेरिएंस आ गई, इसकी वेरिएंस आ गई, आपस में मल्टीप्लाई हुई, अंडर रूट लिया, सॉल्व हो गया। अच्छा, ऊपर वाला कोवेरियंस कैसे आएगी? अब कोवेरियंस का जुगाड़, अच्छा अब यहाँ पर मैंने आपको एक बात बतानी थी कि इन दोनों के नीचे ना एक डिवाइडेड बाय 2 लगता होता है। फार्मूले में कट हो गया हुआ, टीचर्स ने नहीं बताया हुआ, ये उस लेवल का हमें पढ़ा ही नहीं रहे। खैर स्ट्रिक्ट टफ चेकिंग ऐसे करते थे, MIT में पढ़ा रहे हैं हमें। अच्छा, अब ये जो है ना, जो ऊपर वाली कोवेरियंस है ये कैसे निकलती है? अब ये इस तरह से निकलती है। अब इनका ये मिक्सचर है, अब ये समझना है आपने। एक तरफ सारी x की वैल्यूज़ हैं, एक तरफ x का मीन लिखा, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, ठीक हो गया। फिर आगे y लिखा, y का मीन लिखा, उन सब की वैल्यूज़ को मीन निकाल के सारा ऐसे लिख दिया, उनका डिफरेंस निकाल लिया।
अब x के डिफरेंसेस आ गए, y के डिफरेंसेस आ गए। x के डिफरेंसेस और y के डिफरेंसेस आपस में ऐसे रोज़ में ही ऐसे ही x के डिफरेंसेस y के डिफरेंसेस आपस में मल्टीप्लाई हुए, वैल्यूज़ आ गई। फिर उन सब का वो सब जो आए होंगे उन सब का ऐसे सम होगा। ये देखो यानी कि इसके डिफरेंसेस की पूरी रो होगी, कॉलम्स होंगे, इसकी होगी वो ऐसे रोज़ ही ऐसी वैल्यूज़, x की वैल्यूज़ डिफरेंसेस, x मीन उसके डिफरेंस y मीन्स उसके डिफरेंसेस, x के डिफरेंसेस y के डिफरेंसेस मल्टीप्लाई होके एक वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को पूरी कॉलम का सम करेंगे तो कोवेरिएंस आ जाएगी। ये चीज़ अगर आपको समझ आ जाए तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि आगे चीज़ें इस पर ही हैं। तो ये वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और अच्छा ये चीज़ हो गई। और जो √2 की बात मैं कहता था ना, वो यही थी कि जब ये इक्वल होते हैं ना आपस में, जब ये चीज़ें इक्वल होती हैं तो क्या होता है, GPT कह रहा था कि ये √2 सिर्फ तब आता है सिक्योरिटी में डिवीजन के लिए जब स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल हो। अच्छा सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ना, इसकी मैंने एक बात आपको नहीं बताई थी। जब इसको कैलकुलेट करते हैं ना, यहाँ पे एक वैल्यू आती है, आपने कोहेन डी ले लिया, उससे बाहर आना है तो इसमें एक टेबल लगता है। टेबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, मैं आपको निकाला हुआ है, ये टेबल है जी। मैं आपको वो सॉल्व करके बताता हूँ। अभी यहाँ पे एक मैंने निकाला था, इसमें निकाला था मेरा ख्याल है। ये तो कोवेरिएंस सॉल्व करवाई है मैंने, यार स्क्वायर्ड सॉल्व करवाई है। मैं बताता हूँ आपको, सारा टेंशन नहीं लेनी। अच्छा ये देखना, कोहेन डी हमने निकाला ना, जो कोहेन डी, आ जाओ भाई, किधर रह गए हो। अच्छा कोहेन डी हमने निकाला, कोहेन डी की ये वैल्यू आई। कोहेन डी अगेन क्या था, ये कोहेन डी हमने निकाला, ये कोहेन डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। जो वैल्यू आई उसका हमने, देखो कोई भी वैल्यू आती है ना तो ऐसे वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पे, सॉरी ये टेबल ना, ये देखो मिसाल के तौर पे ऐसे वैल्यू होती है x.y_z_a_b_c, कुछ कह लो, ठीक है। अब जो x है ना, x.y ऐसे होते हैं ना 2.53 समथिंग, तो x और y इसको हमने देखना है ज़रा यहाँ टेबल में। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या वैल्यू आई है, 0.71 है ना। अब 0.707, ये पहले 0.7 देखो ज़रा, ये पहले 2 देखो, इधर आओ 0.7 ढूंढो, सिर्फ पॉइंट के बाद और पीछे वाला एक देखना है, ठीक है। 0.7 आ गया। अब उसके बाद क्या था, 0.7 था, तो 0.7 यहाँ से देखो, 0.7 इधर आया, इधर आ गया, ठीक है। 0.7 इधर आया और 0 ये इधर था, तो यहाँ से हम यहाँ चलते जाएंगे, चल के हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी देखो ये तो 0.07 है, यानी ये 0.0 तो हमने ले लिया, आगे 7 है, ये इधर नहीं हमने आना। हमारी वैल्यू क्या थी, मैं थोड़ा गलत बताने लगा, सॉरी। ये देखो मैं कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ, 0.7 ये पकड़ लिया, आगे 0.7 है, आगे क्या है 0.7 है। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे हम, राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा 0.71। तो हमने रो इसकी देखनी है, कॉलम इसका देखना है, रो ये वाली देखनी है, कॉलम कौन सा देखना है, 0.01 वाला, कि 0.7 तो हमने ले लिया, तो यहाँ पे 0.01 वाला देखना है। अगेन 0.0 वाली चीज़ें हमने यहाँ ले ली हैं, उससे आगे वाली चीज़ देखनी है, तो राउंड अबाउट करके 1 वाली है, तो यहाँ पे आके 0.7611, तो ये आ गया 0.7611। इसको 100 से डिवाइड करके परसेंटेज दे दी। ये आपका सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स की
निकालने का टेबल, ये टेबल होता है, इसको इस टेबल को कहते हैं कोई CFD करे कुछ कहते हैं इसको ना, CFD टेबल होता है, कोई कोहन डी टेबल कोई होता है। अच्छा, जो कोवेरिएंस की बात, पियर्सन रिलेशन की बात मैं बता रहा था आपको, वो बेसिकली आपकी यहाँ पर काम आएगी जब आप कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनाओगी। कोवेरिएंस मैट्रिक्स जब आपने बनाना है तो आपने क्या करना है, आपने एक टेबल लेना है, ठीक है। आपके पास जितने वेरिएबल्स हैं x, y, z, x1, x2, x3, वो आपके इस तरह से चलेंगे, ठीक है। x ऐसे चलता जाएगा, x1, x2, x3, y है, x है, और x1, x2, x3 है, x y z है, कोई भी इस तरह वेरिएंस चलेगी। अगेन वेरिएंस क्या थी, x माइनस x मीन और उसका स्क्वायर और उसका सम। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, पेपर में फार्मूला नहीं बोलना आपने, ये वेरिएंस थी। यानी इस तरह डायगोनल में मैट्रिक्स में वेरिएंसेस आएंगी, बाकी कोवेरिएंस आएंगे। और कोवेरिएंस क्या था, वो आपको मैंने बताया था। कोवेरिएंस वो दोनों के डिफरेंसेस मल्टीप्लाई होके फिर सारा कॉलम सम होता है। और एक और बात थी कि 2 से वो डिवाइड भी होता है। अब ये 2 से डिवाइड जो है वो इंडिविजुअली हो रहा होता है कि इकट्ठा हो रहा होता है, वो चीज़ देख लेते हैं। ये देखो x है, x2 है, अब इसके सारे कॉलम और रो में x2 लाजमी आएगा, इसके सारे रोज़ और कॉलम से x1 आएगा। इस तरह से ये कोवेरिएंस इसकी सब लिख लेना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मटेरियल बस रह गया, कवर हो गया ऑलमोस्ट। अच्छा, जो कोवेरिएंस की मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी, मैं आपको भी यहाँ दिखा देता हूँ। आ जाओ भाई, बस जल्दी से आ जाओ, इधर मैंने सॉल्व करवाई थी ना, मैं नीचे आ रहा हूँ ज़रा। अच्छा, ये कोवेरिएंस की मैंने प्रॉब्लम पूरी सॉल्व करवाई है ना, ये देखना ज़रा। हाँ, 2 से एक दफ़ा डिवाइड हो रहा है, 2 से दोनों कोवेरिएंस वो एक ही दफ़ा डिवाइड है। टीचर्स ने मैंने नहीं बताया, लेकिन ये होता है, ये टीचर्स भी ना। अब ये देखो क्या किया उन्होंने, ये x की वैल्यूज़ हैं, ये देखो 3 वेरिएबल्स के लिए सॉल्व किया। x की वैल्यूज़, y की वैल्यूज़, z की वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, मेरे पास हाइपर पैरामीटर्स आपको नहीं कराए और पास्ट पैरामीटर्स बाकी सब हो गया ऑलमोस्ट। x y z आ गया, ऑब्जर्वेशंस आ गई, ठीक है। x y z आ गया, ऑब्जर्वेशंस आ गई। अब देखो हमने इसका भी मीन लिया, इसका भी मीन लिया, इसका भी मीन, सम करके डिवाइड करके नंबर से हमने मीन्स निकाल लिए। 3 थे ना, तो 3 से डिवाइड किया, ये मीन्स आ गए। अब क्या करना है, इनके डिफरेंसेस लिए। पहले ऑब्जर्वेशन की जो x थी ना वैल्यू, उससे इसका मीन माइनस किया। यानी क्या किया, ये मीन कितना था, 4 था ना, 4 माइनस 2, ये 2 माइनस 4, ये याद रखना x पहले आता है। 2 माइनस 4, 4 माइनस 4, 6 माइनस 4, तो ये आएगा -2, 0 और 2। अब y को, सारी जो y की वैल्यूज़ थी ना ऊपर पड़ी हुई, उनको उनके मीन से माइनस किया, फिर z भी निकाले। अब हमारे पास ये डिफरेंसेस आ गए हैं। अब इन डिफरेंसेस को इस्तेमाल करना काम है। इन सब को सम किया जाए, इन सब को सम किया जाए और n-1 से डिवाइड किया जाए। फिर इनको स्क्वायर किया जाए, एक स्क्वायर वाला कॉलम बनेगा, स्क्वायर किया जाए और n-1, ये n कितने हैं, 3 है ना, 3-1, तो नीचे 2 रह जाएगा, याद रखना है, n-1 लिखना है। तो इससे इसकी वेरिएंस आ गई। इसी तरह y की वेरिएंस, इस तरह z की वेरिएंस। क्या किया, इन सब के सम स्क्वायर लिए, इस पूरे सेपरेटली एक स्क्वायर का कॉलम बनेगा, और क्या होगा कि वो प्लस होगा और n-1 से डिवाइड होगा। इसी तरह z का किया, हो गया। अच्छा, वेरिएंसेस आ गए। अब कोवेरिएंस मैंने आपको बताया था कि डिफरेंसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब आपको होगी तो यहाँ तो 3 कॉलम है, तो क्या होगा, देखो एक कोवेरिएंस होगी, कोवेरिएंस के टेबल में मैं जाता हूँ। कोवेरिएंस देखो, ये मैंने कहा था x है ना, तो इसके रो कॉलम में x आएगा, x है, y है तो यहाँ y है, z है तो z's। अब हर एक में कोवेरिएंसेस में 2-2 आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको जुगाड़ बताने लगा हूँ। ये वेरिएंसेस निकाल लो और एक साइड निकाल लो। जब एक साइड निकलेगी ना कैलकुलेशन में, दूसरी साइड सिमेट्रिक होती है, ऑटोमेटिकली निकल आएगी। अब x y को करेंगे, x z को करेंगे और y z को करेंगे। ये सिर्फ 3 कोवेरिएंसेस हमने निकालनी है। अब क्या होगा, x के और y के जितने डिफरेंसेस हैं आपस में मल्टीप्लाई कर दो। x के और y के जितने डिफरेंसेस हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बनाओ, उस कॉलम को सम करो और n-1 से डिवाइड कर दो।
ये देखो, बल्कि टू से ही करना पड़ेगा। यहाँ टू से ही करना है आपने, क्योंकि टू है ना, n-1 से नहीं करना आपने, टू से ही करना है, क्योंकि ये दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए कोवेरिएंस का ये चक्कर है। वो वेरिएंस का था n-1 का। खैर देख लेते हैं वैसे कोवेरिएंस का, चलो ये पूछ लेता हूँ मैं GPT से। अच्छा खैर ये देखो, ये कोवेरिएंस आ गई। अब यहाँ पे x और z के सारे डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई करो, ये उसके डिफरेंसेस सेपरेटली मल्टीप्लाई होकर प्लस हुए, 2 से डिवाइड हो गए, कोवेरिएंस आ गई। यहाँ y और z की कोवेरिएंस आ गई, और ये वेरिएंसेस एंड ये कोवेरिएंस आ गई। और ये x z यहाँ भी है और x y यहाँ भी है, z x इधर भी है, इधर भी है, y z और y z इधर है। ठीक है, तो ये देखो, ये 4 ये तो वेरिएंसेस हैं, ये 6 ये वाला 6 इधर आता है, 4 इधर आता है, 6 इधर आता है। दिस इज़, ये आपका हो गया। अब एक बात जो मुझे कन्फ्यूजन थी वो मैं पूछ लेता हूँ उससे। हाँ, तो वो मैंने से पूछी है, तो वो यही बता रहा है कि n-1 ही है उसके नीचे भी ना। ये देखो, अगर सैंपल ले रहे हैं, अब हम सैंपल वाला काम कर रहे हैं ना, तो हमने ये चीज़ें ली हैं, सैंपल्स ले रहे हैं। अगर पॉपुलेशन पकड़े होते कोई तो फिर ये होता, हम तो सैंपल्स ले रहे हैं, बाकी इसका मतलब मुझे खुद कोई भी नहीं पता, इसे पूछ लेते हैं वो भी। अच्छा, ये कहते हैं पॉपुलेशन जो है वो एंटायर ग्रुप है, यू वांट टू स्टडी, सारे लोग हैं, इम्पॉसिबल टू मेजर कम्प्लीटली, बड़े ग्रुप जब होते हैं। और जब सैंपल वो होता है कि सबसेट होता है पॉपुलेशन, या फिक्स नंबर आप पकड़ते हो, तो हम तो फिक्स नंबर पकड़े। जब हम फिक्स नंबर सैंपल पकड़े हैं तो n-1 नीचे लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ इतनी कवर हो गई। अब जो है अगर नमाज़ का टाइम जा रहा है, क्या चीज़ रह गई है, नमाज है वैसे टाइम है अभी, सिर्फ r² रह गया और ये चीज़ रह गई है। अच्छा जी, r² भी करते हैं, पहले हम ये कर लें। अब ये कोडिंग देख लो थोड़ी सारी, फिर पासवर्ड बस इंशाल्लाह राइजिंग और r²। पियर्सन कोरिलेशन का फार्मूला जो था ना, उसमें लिखते PM मैथ सम, ऊपर क्या था, x का सेंटर्ड इंटू y का सेंटर्ड, ऐसे ही था ना, वो सेंटर्ड आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और फिर सम हो जाते हैं। और नीचे क्या था कि नीचे वो था x का स्क्वायर उसका सम, सेंटर्ड का स्क्वायर उसका सम, और वो नीचे जो सिग्मा था ना वो स्क्वायर रूट था, अंडर रूट, उसके अंदर इसके सेंटर्ड का वो जो डिफरेंस आता है उसका स्क्वायर इंटू जो y का डिफरेंस आता है उसका स्क्वायर। ये फार्मूला है PM मैथ। अगेन बताता हूँ, PM.math.sum, PM.math.square रूट, ये चीज़ें हो गई। अब मैं करता हूँ कोवेरिएंस, PM.math.sum। कोवेरिएंस का क्या था, वो डिफरेंस वाला था कि दोनों के डिफरेंस मल्टीप्लाई होंगे फिर सम होगा, तो सम बाद में होगा, पहले दोनों के डिफरेंस मल्टीप्लाई होंगे। सेंटर्ड वाले, सेंटर्ड नाम दिया, डिफरेंस दे दो बेशक, सेंटर्ड ज़्यादा अच्छा है। वेरिएंस PM.math.square रूट, वेरिएंस का क्या था, x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर और बाहर सम। ये देखो x सेंटर्ड वही जो था ना फार्मूला, उसका स्क्वायर, उसका रेज़ टू 2 और सम, और उस सम का भी वो सम लेते थे, उसका अंडर रूट वेरिएंस का फार्मूला था। नहीं, ये स्क्वायर रूट आता कि नहीं, एक मिनट ठहरो ज़रा, स्क्वायर रूट आता था कि नहीं था, तो वेरिएंस का किधर गया फार्मूला, स्क्वायर रूट नहीं आता वेरिएंस के फार्मूले में, स्क्वायर रूट तो नहीं आता, स्क्वायर रूट नहीं आता। वेरिएंस इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर रूट यहाँ पे नहीं आता, गलत लिखा हुआ है, ये SQRT नहीं आता यहाँ पे, सॉरी, मेरे ख्याल में ये नहीं आता बस। अच्छा, मीन लिया, म्यू इक्वल टू PM नॉर्मल, म्यू दे दिया, सिग्मा दे दिया, शेप दे दी, शेप डाटा डॉट शेप 1, तो उसका मीन आ जाता है। ये इतना ज़रूरी नहीं है वैसे। और r² रह गया, r² इज़ द मेजर ऑफ फिट। अच्छा, इसके बाद ना कुछ ग्राफ्स की वो थी, स्लाइड्स में लिखी हुई हैं, वो स्लाइड्स ढूंढ के पढ़ लें, नहीं तो पास पेपर में कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह, पास पेपर में आई हैं। r² डिटर्मिनेशन कोफिशिएंट होता है। r² क्या करता है, बेसिकली ये बताता है कि आपकी जो है ना वेरिएंस कितनी है, और ये r² है, 0 है तो मीन के करीब नहीं है, 1 है तो मीन के करीब है, बड़ी अच्छी बात है, 1 होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए r²। 0.7 से तो कंसिडर लो, 0.9 कंसिडर गुड, 0 से लेस है तो बैड, फिट बैड मॉडल है। ठीक है, r² इक्वल टू 1 माइनस SSE ओवर SST। अब ये क्या चीज़ है r² की, ये बेसिकली ये चीज़ है, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, ये मैंने कैलकुलेट भी की हुई है यहाँ पे। ओ सॉरी, अब देखो आपके पास वो है कि मैं इधर से आपको बता देता हूँ, ज़रा ये भी कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, आपको ज़रा बेनिफिट हो जाएगा।
अच्छा ये देखो आर स्क्वायर्ड क्या होता है बेसिकली, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हमारे पास y की वैल्यूज़ हैं और ये प्रिडिक्टेड y है, ये प्रिडिक्ट हुआ है, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू ये थी, ये प्रिडिक्शन हुई है कि इतनी इतनी है। ठीक है, अब देखना आपने क्या करना है, आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूला इज़ 1 माइनस एस एस ई ओवर एस एस टी। ठीक है, ये टोटल है, यानी कि ये जो हम लेंगे ना, ये हम क्या करेंगे, हम वाई आई माइनस मीन से लेंगे, ऊपर वाला जो है ना वाई आई माइनस प्रिडिक्टेड से लेंगे। ये देखो एस एस टी जो है ना वो आई माइनस ये लेंगे, यानी ये सारे निकाल के ना, सारे रोज़ में निकाल के सम ले लेंगे। एस एस ई या एस एस आर जो है इसका क्या करेंगे, वाइज और प्रिडिक्टेड से ये लेके ना कॉलम बना के उसका सारे का सम ले लेंगे कॉलम का, और ये इसमें पुट करेंगे तो आर स्क्वायर्ड आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखना हमने क्या किया, इस सारी वैल्यूज़ का मीन निकाला, इसका मीन आ गया 15, ये वाई स्लैश दे दिया इसको। ठीक है, अब ये जो अब हमने क्या किया, ये वाई की वैल्यूज़ थी, ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ थी, हमने वाई माइनस वाई हैट, ये 15 जो था वाई माइनस 15 किया, वाइस को माइनस किया, ये कॉलम आ गया। अब इन्हीं वाइस को इस वाले से माइनस किया, ये कॉलम, ये 2 कॉलम हमने बनाए। अच्छा नहीं रुको, ये वाई को इससे माइनस करके ये कॉलम बना और इसका स्केयर किया तो ये आ गया, और इसको जब सम किया तो एस एस सी आ गई, एस एस सी निकाला है। अब एस एस टी देखते हैं, अगेन फार्मूला इज़ 1 माइनस एस एस ई ओवर एस एस टी, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स आ गया, वो तो था ना सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स था, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स और सम ऑफ स्क्वायर्ड रिडक्शंस, और ये टोटल है। वाई निकाला, उसका मीन 15 15 15 निकाल लिया, इनको आपस में माइनस किया तो ये आ गया, इनका स्क्वायर निकाला तो ये आ गया, और सम किया तो ये आ गया, फार्मूले में रखा आंसर आ गया। बस इसमें क्या है, इसमें 15 रह रहा है और ऊपर वाले में क्या था, एस एस सी में क्या था, ये वैल्यूज़ थी, सम हुई, वैल्यूज़ पुट की, आर आ गया, 92% है, 1 के करीब होना चाहिए, बड़ी बड़ी होना चाहिए, यानी कि मीन के करीब, बड़ी अच्छी बात है। और अब बस हाइपर पैरामीटर्स और पास्ट पेपर्स रह गए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सुपेरियरिटी ये कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या लाइक्लीहुड है कि मैंने 2 ग्रुप थे, एक ग्रुप से रेंडमली एक इंडिविजुअल उठाया तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो दूसरे ग्रुप से रेंडमली उठाए गए इंडिविजुअल से ज़्यादा है। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ सुपेरियरिटी ये कहती है कि मैंने एक ग्रुप से, 2 ग्रुप थे, दोनों से मैंने रेंडमली इंडिविजुअल्स उठाए, 2 ग्रुप थे, 2 ग्रुप्स हैं, दोनों से रेंडमली इंडिविजुअल्स उठाए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसकी वैल्यू उससे ज़्यादा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे कह लो कि हमने कोई एक 2 यूनिवर्सिटियों के बंदे उठाए, क्या प्रोबेबिलिटी है एक में गरूर ज़्यादा है, रेंडमली उठाए हैं, एक में गरूर की मिकदार ज़्यादा है, क्या प्रोबेबिलिटी, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो खैर उसका फार्मूला ये आता है। अच्छा ये जो फार्मूला है थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसका फार्मूला ये मैंने उंगली रख दी है ना, इसका ये फार्मूला है, कोहेन डी का ये ले लेते हैं, ये √2 जो है ना, इसको अभी ना जाओ, ये बेसिकली इन ये टीचर लोग भी ना हमें गलत चीज़ें करा देते हैं कभी। कम्युलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा अब होगा क्या, ये हमने जो किया ना ये चीज़, मैं अभी इसको बताता हूँ आपको। देखो ये रेंज आती है, इससे इसकी रेंज डिफाइन हो जाती है, इसका एक टेबल है, इसका प्रॉपर एक टेबल है जो मैंने निकाला हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है। अब इसको समझना ज़रा, 0 वाला जो है ना, 0 वाली 0 है तो पहले ग्रुप की प्रोबेबिलिटी है, पहला है, अगर 1 है तो सेकंड ग्रुप प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसमें रेंजेस भी अभी आएंगी। अगर 0.5 से लेस है तो पहले वाला सुपेरियर है, 0.5 से बड़ा है तो दूसरा सुपेरियर है, 0.5 है तो नो सुपेरियर है। अब मैं आपको ये कैलकुलेट करना भी बताऊंगा अभी, बस 2 मिनट, और मैं इसका ये पंगा भी, रोला भी बताऊंगा आपको। नीचे √2 लिखा है ना उन्होंने, बेसिकली ये फार्मूला जो है ना ये थोड़ा गलत कर दिया हुआ है। ये √2 तब आता है, √2 बेसिकली तब आता होता है जब ये सिग्माज इनके सेम हो जाए, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्यों लिख दिया हुआ वैसे, टीचर लोग भी ना। हम उस पर आते हैं अभी। ये देखो मैंने पूरा टेबल बनाया था लास्ट टाइम कि डी जो है, कोहेन डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, ठीक है, और 0 से छोटी है।
स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, स्मॉल है, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। सिक्योरिटी की जो वैल्यू आ रही थी, क्योंकि ये वैल्यू ये तो ऊपर नीचे बड़ी वैल्यूज़ आ सकती हैं ना, ये वाली जो वैल्यू ये इसको 0 से 1 तक रेंज करती है। तो ये 0.5 से छोटी हैं, ये 0.5 से बड़ी हैं, फिर 0.5 से छोटी हैं, 0.5 से बड़ी हैं, और ये 0.5 है, और ये 0 आ गई। अच्छा, अब ये 0 है कोहेरेंट डी और ये 0.5 है, तो कोई विनर नहीं है, नन। अब देखना इनका क्या इफेक्ट थे। इसके लिए मैंने आपको एक टेबल भेजा हुआ है, टेबल नहीं, हाँ टेबल ही भेजा है, ये देखना। अच्छा, अब यहाँ पे ये 0 से बड़ा है, इसको छोड़ो, पहला ग्रुप डोमिनेट करेगा, पहला ग्रुप डोमिनेट करेगा स्लाइटली, स्ट्रांगली, मॉडरेटली। पहला ग्रुप डोमिनेट करेगा क्लियरली, क्योंकि 0 की तरफ जा रहा है ना, ज़्यादा चला गया, बस क्लियरली है। ये है स्लाइटली, अब ये 1 की तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, मॉडरेटली 1 की तरफ जा रहा है। फिर ये आया स्लाइटली, मॉडरेटली, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, 0 की तरफ जा रहा है। अब 1 की तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, स्लाइटली, मॉडरेटली, स्ट्रांगली, ये नो डिफरेंस। सो दिस इज़ डेट थिंग। अच्छा, ये अब ये वाली चीज़ें करवा देता हूँ। वो जो अंडर रूट 2 का मसला था ना, उसकी तरफ मैं आऊँगा अभी इंशाल्लाह। ये मैंने आपको चीज़ें करवा दी थी। यहाँ पर आते हैं, अब ये MSCE क्या है। अच्छा, पीछे में एक चीज़ छोड़े हैं, उसको कहते हैं MC एरर। MC एरर आता होता है, ये होता है मोंटे कार्लो एरर। कि मोंटे कार्लो एरर कहते हैं कि कितना एरर है बीच में, यूज़लेस होता है, 0 होता है, तो फ़ायदा नहीं इसका। मोंटे कार्लो एरर, मोंटे कार्लो स्टैंडर्ड एरर, मोंटे कार्लो स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन में ये बताता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना एरर है। ये जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है। मोंटे कार्लो स्टैंडर्ड एरर मीन, या मीन की वैल्यू इसमें कितना एरर है, जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था EFFN, वो क्या था, इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ़ सैम्पल्स। अब ये है ESS बुल्क, ये है इफ़ेक्टिव सैम्पल साइज़, इफ़ेक्टिव सैम्पल साइज़ इन सेंटर। यानी कि आपका जो सेंटर है ना, वो जो ऐसे ग्राफ्स बनते हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, उसके अंदर सेंटर के अंदर कितना इफ़ेक्टिव सैम्पल साइज़ है। 1000 से ऊपर हो तो वेरी गुड है, 200 से कम हो, 200 से लेस हो तो दिस इज़ वेरी बैड। अब ESS, ये तो बुल्क था ना, ESS टेल। अब ये कहता है कि टेल्स के ऊपर कितना इफ़ेक्टिव साइज़ है, ज़्यादा होना चाहिए, इफ़ेक्टिव साइज़ ज़्यादा होना चाहिए, अच्छी बात है। लो होगा तो बुरी बात है, बैड एस्टिमेशन है। EFFN नंबर ऑफ़ सैम्पल साइज़ कितना है, ये तो वही आपको मैंने बता दिया हुआ है, ये भी चीज़ हो गई। अच्छा जी, अब ये प्रायर, अच्छा यहाँ पे मैंने वो कंसेप्ट भी पढ़ना है, सेशंस भी रिवाइज़ करने हैं, जल्दी से कवर करते हैं, नमाज का टाइम होने वाला है। ये है अनपोल्ड, ये है प्रायर्स, सेक्शंस, ठीक है, पैरामीटर्स हैं, ये प्रायर्स हैं, अनपोल्ड हैं। पोल कर लिए, एक बना लिए, एक ही बना लिया, तीनों को दे दिया। अब हायरार्किकल, ये हाइपर प्रायर हो गया, ये प्रायर हो गया, ये पैरामीटर्स हो गए। तो ये इसको मिला, इसको मिला, इसको मिला, नीचे आ गया, ये चीज़ आपको पहले से पता है। बीटा आ गया, बाइनोमियल आ गया, कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के, कॉन्जुगेट प्रायर्स हैं। अच्छा, ये नीचे चीज़ आती गई आती गई। अब ये देखो, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स ले, जैसे लाहौर से पकड़ा, फिर लाहौर के अंदर मॉडल टाउन है, लाहौर के अंदर गुलबर्ग, लाहौर के अंदर DHA है। तो उन जगहों पर हमने क्या किया, हमने उनकी प्रोबेबिलिटीज़ लगा दी, जो प्रायर्स से वो लगा दी है। सिंपली ये अगर क्वेश्चन आएगा, लास्ट टाइम मैंने आपको पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी, आपको याद होगा। श्रिंकेज क्या कहता है कि लोकल पैरामीटर की क्या वो टेंड अप्रोच करता है ग्लोबल पैरामीटर की तरफ जाने से, ठीक है। इसकी इजी सारी एग्जांपल है, देखो ये समझने वाली चीज़ है। ग्रुप A है, ग्रुप B है, ग्रुप C है। इसके हमने 40 सैंपल लिए, इसके हमने 4 सैंपल लिए, इसके हमने 1 सैंपल लिया। इसकी ये कोई वैल्यू थी XYZ, मीन्स आ गए इनके ना, इनके मीन्स आ गए सेपरेटली। इनके तीनों के मीन पकड़ के मिलाए और 3 से डिवाइड किए, ये ग्लोबल मीन बड़ा मीन आ गया, ठीक है, आ गया। अब हमने, अब ये ना, ये मैंने सारा ओवरऑल समझाया हुआ है। देखो, अब जो ग्लोबल मीन आया ना हमारे पास, इन तीनों की वैल्यूज़ को मिला के प्लस करके, पॉसिबिलिटी है कि जो ग्लोबल मीन है ना, जो ग्रुप्स लिख लिए, 3 ग्रुप थे, जो ग्लोबल मीन है वो छोटा हो और उसका इंडिविजुअल वाला बड़ा हो, कि इंडिविजुअल सारे लिख लिए, इंडिविजुअल लिख लिए। पॉसिबिलिटी है कि ये ग्लोबल मीन छोटा हो, पॉसिबिलिटी है ग्लोबल मीन बड़ा हो, पॉसिबिलिटी है कि ये इक्वल हो, ठीक है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। अगर तो इसके अंदर ये ग्लोबल मीन छोटा है तो क्या होगा, स्लाइटली फ़र्क पड़ेगा। क्यों? स्लाइटली टुवर्ड M,
क्योंकि ग्लोबल की तरफ ही जाते हैं ना सारे, लोकल सारे ग्लोबल की तरफ जाएंगे, लेकिन स्लाइटली फ़र्क क्यों पड़ेगा? क्योंकि इसका सैम्पल साइज़ बहुत ज़्यादा था। इसका मॉडरेट फ़र्क पड़ेगा क्योंकि इसका सैम्पल साइज़ 4 था। इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा क्यों? क्योंकि इसका सैम्पल साइज़ कम है। अब ये देखो, इसका भी स्लाइटली मॉडरेट हाई वही चीज़ है, सिर्फ ग्रेटर देन से लेस देन हो गया ना। इक्वल में नो चेंज। ये आपकी श्रिंकेज हो गई। श्रिंकेज का आई रिमेंबर मैंने कोई तब फार्मूला भी निकाला था, लेकिन अपना पेपर में आया था। ये श्रिंकेज का मेरे ख्याल है यही फार्मूला पड़ा हुआ है इधर। ये मेरा ख्याल है मैंने श्रिंकेज का ही फार्मूला लिखा था, लेकिन ये ना तो किसी काम आया था और ना पेपर में आने वाला है, ना टीचर्स ने करवाया हुआ है। तो करने का फ़ायदा कोई नहीं, पास पेपर पढ़ते हैं जिसका असल फ़ायदा है। लीनियर रिग्रेशन से डिफरेंट वेरिएबल्स मिल के ये कुछ बन गया। ये 2 क्लस्टर इन्होंने सिंपली बना दिए, ग्रुपिंग कर दी। लीनियर रिग्रेशन में y = अल्फ़ा प्लस बीटा x मल्टी में क्या हो गया, बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 बीटा 3 x3। और ये पॉलिनोमियल में क्या हुआ, x² x³ इस तरह चलता गया। ये फार्मूलाज थे बस। m ग्लोबल मीन था, y स्पेसिफिक मीन था। अच्छा, ये वाली जो चीज़ें हैं ना,